हाँ भाई, अपनी बात चल रही है प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है। तो अपना जवाब आया था कि बराबर साइज की बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है, इक्वल डिस्टेंस से बनती है, ठीक सामने बनती है, ऑब्जेक्ट चलता है तो मिरर चलती है, सॉरी इमेज चलती है, मिरर चले तब भी इमेज चलती है। फील्ड ऑफ व्यू की हमने बात की थी। एक पर्टिकुलर साइज का मिरर हमें चाहिए होता है अगर हम एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को अपने फील्ड ऑफ व्यू में लेना चाहते हैं। खुद को देखना है तो h/2 की बात हुई थी, पीछे दीवार है उसको देखना है तो कुछ और हमने बात की है। इस तरह की बात हमारी चल रही है। एक पॉइंट और हम बात करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। दो मिरर होते हैं और कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो हम ये सोचते हैं कि हमें कुल मिला के कितनी इमेज मिलेंगी। इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, कैसे उसको देखना है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां हमारे पास ये दो मिरर है, एक दूसरे से इनका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा है बीच में, इमेज बनाने की हम बात कर रहे हैं। ये दूरी मान लीजिए 4 है, ये दूरी 6 है। अब अगर हम ये सोचते हैं कितनी इमेज बनी, तो देखिए यहां से जो एनर्जी है वो इस मिरर पे गिरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर दूर है तो इसकी इमेज, पहली इमेज 4 सेंटीमीटर दूर पे मिलेगी। ऐसे ही एनर्जी इस मिरर के पास भी गई है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है तो इमेज भी 6 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगी। तो यहां इधर पहली इमेज जो बनेगी वो 6 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। अब बात यह है कि ये जो एनर्जी इस मिरर की तरफ गई थी, M1 मिरर की तरफ गई थी, उसने ये इमेज बना दी, पर एनर्जी यहां खत्म तो हुई नहीं है, एनर्जी लौटकर आई हो। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर पहले की एनर्जी अगर दूसरे को मिल जाती है तो इसका मतलब पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती। ऐसे ही ये एनर्जी इस मिरर पे गई थी, इमेज बना दी, लौट के आई होगी तो M1 को मिली होगी, तो M2 ने जो इमेज बनाई है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो गई। क्योंकि एक की एनर्जी दूसरे को मिल जाती है तो ऐसा होता ही है। तो इसका मतलब ये 4 वाला इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा और इमेज यहां 14 पे बन जाएगी। इसी तरह से ये 6 वाला इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा और 10 + 6 16 दूरी मानते हुए ये 16 पर इसमें दूसरी इमेज बन जाएगी। अब फिर वही बात हो गई, क्योंकि एनर्जी तो बीच में फंसी हुई है, इस पे गिरेगी तो लौट के इस पे आना है, इस पे गिरेगी तो लौट के इधर आना है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब फिर यही बात हो जाएगी कि जो दो इमेज बनी है वो फिर एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। बिल्कुल होगा। तो ये जो 14 वाला है, यहां से जो 14 है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा तो कितना दूर माना जाएगा? 10 + 14 24। तो यहाँ थर्ड इमेज आ जाएगी
24 पर। सिमिलरली जो 16 वाला था वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा 10 + 16, तो 26 पर इसकी थर्ड आ जाएगी। और हम समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी। हम लोकेशन बनाने के लिए एक सिंपल सा तरीका और भी ले सकते थे। हम ऐसे सोच लें, इन दोनों के बीच में दूरी है 10, तो यहां हमने 10 लिख लिया। पहली इमेज कितना दूर बनी? 4। M2 में कितना दूर बनी? 6। ये दूरी M1 से आएगी और इधर मैं जो दूरी लिखूंगा वो M2 से आएगी। अब बस सिंपल लैडर बनाते चलो। 10 + 4 14, 10 + 6 16, फिर 10 जोड़ दीजिए। 10 + 14 24, 10 + 16 26। तो इस तरह से आप देखिए 6 14 26, 6 14 26 इधर की इमेज आने लगेगी। 4 16 24, 4 16 24 M1 में बनने वाली इमेज आने लगी। और ऐसे आप पूरा चार्टिंग करते चले, आप किसी भी इमेज की लोकेशन निकल जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई ये इधर की पहली वाली इधर की पहली वाली के बीच में कितनी दूरी है, तो 4 प्लस बीच की गैप 10, और इधर ये कहां पर है? 6 पर। तो कितना दूर हुआ? 4 + 10 14 + 6 20 दूरी। इधर की सेकंड वाली और इधर की सेकंड वाली 16 और इधर 14, इनमें क्या सेपरेशन होगा? 16 + 10 + 24 कितना हुआ? 14। तो इधर का फर्स्ट और इसके फर्स्ट में सेपरेशन आया 20, इसके सेकंड और इसके सेकंड में सेपरेशन आया 40, इसके थर्ड और इसके थर्ड में आया 60। आपको नहीं लग रहा ये 10 का डबल है, ये 10 का 4 टाइम्स है, ये 10 का आपका 6 टाइम है। यानी आपको इधर की एंथ और इधर की एंथ के बीच की दूरी चाहिए, तो वो आ जाएगी 2NA। ए क्या है? दोनों मिरर के बीच की दूरी। आप यहां A लिख सकते हैं, A = 10, दोनों के बीच की दूरी। पहले और पहले के बीच की दूरी, N की वैल्यू 1 डाल दो, A की वैल्यू 10 20 आ जाएगी। उधर का दूसरा और इधर का दूसरा, N की वैल्यू 2 डाल देंगे, 4A यानी 40। और इस तरह से आप इमेजेस को देख सकते हैं। हाँ, अगर हमने ये ऑब्जेक्ट यहां पर ऐसे L शेप में लिया है, तो ये जो पहली इमेज बनेगी इसका ये ऐसे बनेगी। इधर वाली ये वाला जो है, हम जानते हैं ये वाली डायरेक्शन बदलती है, तो पहली इमेज तो उल्टी उल्टी बनेगी, पर जब इसको ये ऑब्जेक्ट मानेगा तो ये वापस सीधा हो जाएगा। तो दूसरे नंबर वाली इमेज इसकी और दूसरे नंबर वाली इमेज इसकी भी सीधी आ जाएंगी। तो ऑड नंबर वाली तो उल्टी बन जाएंगी और इवन नंबर वाली सीधी बन जाएंगी। और इस तरह से हम देख सकते हैं, इफ यू कीप 2 मिरर्स पैरेलल, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। लेकिन अगर हमने ऐसा किया कि 2 मिरर हमने लिए तो पैरेलल, पर ऐसे रख दी, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, अब ये दोनों मिरर पैरेलल है कहने को तो, पर अगर आप ये सोच रहे हो कि इस बार हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज मिलेंगी, तो नहीं मिलेगी। देखो, इसकी इमेज इसमें बनेगी, यहां से एनर्जी डाल दो, I = R लगा दो, इधर कहीं एनर्जी डाल दो, I = R लगा दो, इनको पीछे लाओ, इमेज यहां बनेगी, ठीक सामने बनेगी।
बात भी ये कि ठीक सामने इमेज बनती है। इसमें भी M2 में भी इसकी इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी? ठीक सामने बनेगी, यहां बनेगी। कैसे बनी होगी? कोई भी दो रे बना लेते हैं, यहां डाल देते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं I=R, यहां डाल देते हैं, नॉर्मल ले लेते हैं I=R, पीछे ले जाएंगे, यहाँ इमेज बन जाएगी। पर इसमें मजेदार बात यह है कि इमेज तो बन गई दो, पर इसको बनने में जो एनर्जी काम आई थी रिफ्लेक्शन के बाद, वो तो इधर चली गई, इस मिरर को नहीं मिली। इसका मतलब इसने जो इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम उसने नहीं किया। ऐसे ही इस मिरर ने जो इसकी इमेज यहां बनाई, तो जो एनर्जी इस पे गिरी थी वो चल के इधर आ रही, वो M1 के पास नहीं गई है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अब M2 ने जो इमेज बनाई होगी वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम उसने नहीं किया, और अब जवाब केवल दो आएगा। तो अगर ये आमने सामने होती और एनर्जी एक दूसरे को दे पा रही तो जवाब इनफाइनाइट होता। लेकिन अगर ऐसे ऊपर नीचे आपने कर ली है और एक ने जो इमेज बनाई उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व हुई, इमेज बनाने के बाद दूसरे को नहीं मिली, तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। तो थोड़ा सा सावधानी भी इसमें रखें, तो केवल पैरेलल कह देने से ही इनफाइनाइट कह देंगे तो जवाब गलत हो जाएगा। पर नॉर्मली ये सवाल पूछा जाता है, ये तो हमने बनाया ताकि इस कंसेप्ट को पकड़ पाए कि ये होता क्यों है, एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बनती है, पर तभी जब एनर्जी पहले से चलकर दूसरे को मिले, तब तो पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होती, वरना नहीं होती। तो इस तरह से एक छोटा सा सवाल मैंने किया। कुछ सवालों में वो मिरर को एंगल पर रखते थे और फिर नंबर ऑफ इमेजेस की बात करते हैं। उनको कैसे हैंडल करना है वो भी हम यहां से आगे बढ़ाते हैं बात को। क्या है ये बताओ, हमें बोलना है ना, कुछ बोलो, क्या बोले? डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज ऑफ M1 and nth इमेज ऑफ N2, बस ये बोलेंगे। सेपरेशन बिटवीन nth image of M1 and nth image of N2 will be 2NA। क्लियर? और बोलिए, आगे बढ़ाऊं। ऐसे मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं। मान लीजिए हमारे पास दो मिरर है, और एक ऑब्जेक्ट हमने यहां लिया। ये M1 है, ये M2 है, और अब मैंने आपसे कहा बताइए कितने नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे। आपको बताना है कितने नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर आपने एंगल तो दिया ही नहीं। एक फॉर्मूला हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा है, आप भी जानते हैं क्या है। वो कहता है 360/θ। इससे हम एन निकाल ली। अगर दो मिरर हमें दे रखे हैं उनमें एंगल थीटा अगर है, थीटा हमें बता दिया जाए अगर, तो हम डिवाइड करके और एन वैल्यू निकाल लेंगे। अभी लाइट आ जाने देते हैं आगे तब।
अब इसमें जो है जो डायग्राम मैंने बनाया है उसमें एंगल नहीं दिखा है, दो मिरर तो बताए, और ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं उसमें 360 बाई थीटा लिखते हैं, थीटा से डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर आता है। फिर हम ये सोचते हैं वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो वो इवन और ऑड की जब बात आती है तो फिर हम जवाब ऐसे देते हैं कि अगर ये एन नंबर हमारा इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस का जवाब हम देते हैं n-1। अगर ये वैल्यू ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। अगर वो बाइसेक्टर पे रखा है, वो सिमेट्रिक पोजीशन पर है, तो एक कम कर देते हैं, जवाब आ जाता है n-1। और वो सिमेट्रिक पोजीशन पे नहीं है, दोनों के ठीक बीच में नहीं रखा है, कहीं और रखा है, तो हम जवाब देते हैं n। तो ये एक रिलेशन भी है जो जवाब दे देता है, पर ये जवाब तब दे पाता है जब ये n इंटीजर हो। अगर ये फ्रैक्शन है तो भी ये जवाब नहीं दे पाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यार मेरे पास तो थीटा जो है 100 डिग्री है, तो आप कहेंगे सर 360 बाई 10 100 कर दें तो 3.6 आ जाएगा ये तो। अब इसका क्या करें, कितनी इमेज बताएं, तो ये जवाब नहीं आएगा। मैं भी आपको सिखाऊंगा, इसमें जवाब 3 भी आ सकता है, इसमें जवाब 4 भी आ सकता है। तो फिर कैसे हम जवाब पर पहुंचे? हाँ, इंटीजर है जब तो आसान है, ओड देख लेंगे या इवन देख लेंगे। इस पूरी बात को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें पहले कंसेप्ट पकड़ना चाहिए, ताकि हम इन बातों को यूज भी कर लें और बिल्कुल जवाब दे पाए। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाया, अब इसमें तो मैंने एंगल भी नहीं बताया। अब कैसे नंबर ऑफ इमेजेस देखें? बोले सर इसमें तो जब तक आप थीटा नहीं देंगे क्या करें हम? इसका मतलब कहीं ना कहीं बात ये नहीं, बात कुछ और है। देखते हैं कैसे सोचा जाता है। देखिए, जैसे मिरर है M1, क्या M1 इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा ही। क्यों? क्योंकि इससे चलकर एनर्जी मिरर पे गिरेगी, और जब भी एनर्जी चलकर मिरर पे गिरती है तो इमेज तो बनती है। कहां बनती है? बोले वो भी साफ है, ठीक सामने बनेगी, बराबर दूरी पर बनेगी, हम जानते हैं। इसका मतलब इसकी इमेज ये बनाएगा, इसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर डालें और जितना दूर ये है इतना दूर यहां आ जाए, ये M1 इमेज बनाएगा, यहां बनाएगा। बोले सर ये मिरर तो यही खत्म हो गया था ना, फिर ये इमेज यहां क्यों है? अरे सामने मिरर होना जरूरी तो है ही नहीं। रे बनाओ, देखो लाइट इधर आई, नॉर्मल आई बन गया, क्या फॉलो होता है? I इक्वल टू R, और ये लाइट इधर जाए। ऐसे एक रे और बनाओ, लाइट यहां गिरेगी, नॉर्मल है, क्या लगाना है? I इक्वल टू R। बोले सर रे तो इधर गई, उधर इमेज बन जाती तो रियल कहते, पर अब पीछे लेके आते हैं, पीछे लेके आते हैं, ये इमेज बनी, इसलिए इमेज यहां बनी। पर हमने डायरेक्ट मेथड भी समझ रखा है कि बराबर दूरी पर और ठीक सामने बनाना होता है, हर बार रे बनाने की जरूरत नहीं है, पर हमने बना के देख लिया, नहीं हम ठीक है। ऐसे ही क्या M2 मिरर भी इसकी इमेज बनाएगा? बनाएगा। कहां बनाएगा? बोले बिल्कुल सामने बनाएगा, वही रोल लगाएंगे यहां भी अपन, यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, जितना दूर आप इधर हैं
इधर आ जाइए, ये I2 बनी। बोले सर इसकी भी रे डायग्राम वगैरह बना ले। बिल्कुल बना ले, कोई दिक्कत नहीं। लाइट इधर गिरेगी, ये नॉर्मल है, I = R लगेगा, इधर जाएगी। बोले इधर जहां गिरेगी नॉर्मल, I = R लगेगा, लाइट इधर जाएगी। बोले सर इमेज तो आप इधर बता रहे हैं। हाँ वर्चुअल है, हमने तो पहले ही कहा कि जिधर लाइट जाए इधर इमेज बनना जरूरी तो होता नहीं है। बन जाती है तो रियल बोलते हैं, नहीं बनती है तो वर्चुअल बोलते हैं। हम सीख के आ रहे हैं, ठीक है। इसको भी, क्योंकि इमेज इस लाइन पर होना है, इमेज को इस लाइन पर भी होना है, तो दोनों के कॉमन पॉइंट पे होना है, इमेज यहां बनी। अब बात यह कि 2 इमेज तो बन गई। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आगे भी इमेज बनेंगी? और ये हम कैसे कह देते हैं कि 3 बनेगी 4 बनेगी, ये बात करते हैं ना अपन। तो अभी यहां सीख के भी आए थे, एक सवाल किया था कि एक की एनर्जी दूसरे को मिल जाती, तो हम कह भी देते हैं कि भाई पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट हो जाती है। अब हम ये सोच रहे हैं क्या ये जो I1 बनी, इस M2 मिरर के I1 तो M1 ने बनाई, अब ये I1 ने जो बनी, जो M1 ने बनाई, क्या वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? और अगर ऊपर सोचें, जो I2 बनी, जो M2 ने बनाई थी, क्या वो I1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? अब ये कैसे सोचें? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। वैसे तो बात यह है कि कंसेप्ट तो ये कहता है कि इस इमेज को बनाने में जिस एनर्जी ने पार्टिसिपेट किया, उसका थोड़ा भी हिस्सा अगर M2 को मिल जाए, तो M1 की इमेज M2 के लिए ऑब्जेक्ट हो सकती है। चलो बना के देखते हैं। बोले सर ये मिरर यहां से यहां तक है, चलो इस कोने पे डाल लेते हैं, नॉर्मल आ जाएगा, I = R आ जाएगा। बोले चलो इस कोने को भी देख लेते हैं, नॉर्मल आ जाएगा, I = R आ जाएगा, इमेज तो ही बनेगी। आप कहीं भी लाइट डाल लो, इमेज तो खैर ये बनना ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। पर यहां से लेके यहां तक पूरा मिरर कवर हो गया ना, सब रे को देख लो, चेक कर लो, कोई इसको मिली क्या? इसका मतलब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा क्या? बोले सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर बार ऐसे ड्राइंग बनाना, तो चेक करना। तो हाँ हो जाएगा, अभी उसका मैं रिजल्ट ला रहा हूं, क्योंकि हर बार इतना बड़ा काम तो अपन कर नहीं पाएंगे, एग्जाम में तो बहुत तेज चलना पड़ेगा। पर एक बार बेसिक सीख लेंगे तो अपने को रास्ता दिखेगा। अब हम सोचेंगे चलो क्या ये जो बना, ये तो पक्का हो गया कि ये I1 इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर दिमाग में बात आई, क्या I2 करेगा क्या? भाई ये M2 ने इस ऑब्जेक्ट की I2 इमेज बनाई, अब दिमाग में आ रहा है क्या ये काम करेगा M1 के लिए ऑब्जेक्ट का? तो मैंने यही कहा अभी एनर्जी बनाओ भाई, सब एनर्जी बना के देखो, थोड़ा भी हिस्सा अगर मिल जाएगा तो बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं। जो एनर्जी यहां गिरी, यहां गिरी, रिफ्लेक्शन के बाद वो इधर आएगी, अरे वो तो ये इमेज तो वही बनेगी, पर ये तो एनर्जी मैं थोड़ा अलग कलर से बना देता हूँ, पहचानने में आ जाए। जो यहां गिरी ये नॉर्मल, इधर आ, इमेज इसने भी ये दी, पर ये एनर्जी इसको मिल गई। मैंने क्या कहा था अभी, थोड़ा भी एनर्जी मिल जाए काम हो गया। इसका मतलब ये जो इमेज है कौन सी I2, ये क्या करेगी M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो हम कहेंगे यार फिर इसकी इमेज बनेगी, इसका मतलब
बोले हाँ बनेगी ना। कौन बनाएगा? M1 बनाएगा। कहां बनाएगा? बोले रूल वही लगेगा, ठीक सामने बराबर दूरी। बोले सर M1 तो ये है। हाँ ये है, इसकी इमेज बनानी है इसको। हाँ ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बोले हाँ, परपेंडिकुलर डालो, जितना दूर आप हो उतना दूर इधर आ जाओ। ये बन गई। किसने बनाई? 1 ने, डैश। क्योंकि ये इमेज की इमेज, ये जो इमेज बनी थी इसकी इमेज। तो कुल मिला के कितनी इमेज बनी? 3। किसने एक बनाई? M2 ने केवल I2 बनाई, और M1 ने 2 बनाए, I1 और I1 डैश। और कुल मेरे मिलाकर मेरा जवाब बना 3 ही। बोले सर ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, इतना बड़ा तो ऑब्जेक्टिव सवाल में कैसे हम करेंगे एग्जाम में? तो ये तो बात ठीक नहीं है। कोई जल्दी तरीके से पहचान ले अपन तो शायद कोई रास्ता निकले। फिर मैं डायग्राम पर ही आता हूँ, फिर मैं लेडर पे आऊंगा। पर लेडर जब बनाते हैं उसमें एंगल की जरूरत पड़ती है। अब आप देखो, इसको हम, इस डायग्राम को मैं फिर बनाता हूं और एक थोड़ा इजी रास्ता सोचते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये मिरर है। उसी प्रॉब्लम को मैंने फिर बनाया। अब मैं रे नहीं बनाऊंगा, अब मैं एक कंसेप्ट यूज करूंगा। क्या ये इसके सामने है? इमेज बनेगी? कहां बनेगी? बोले सर बराबर दूरी पे दूसरी तरफ बनेगी। यहां से आप जितना दूर हैं इतना ही दूर आप इधर आ जाइए। ये I1 बना दी, M1 ने बना दी। अब ये जो I1 है जो M1 ने बनाई, क्या M2 के लिए ऑब्जेक्ट होगी? तो अभी अपन ने बात की थी नहीं होगी, पर हम यहां कैसे पहचानेंगे देखना। M2 के लिए ऑब्जेक्ट होगी या नहीं होगी ये सोच रहे हैं ना, तो आप M2 को आगे तक बढ़ाओ। अब ये पॉइंट इस मिरर के सामने आया है, पीछे आया? पीछे आया तो मना कर दो, नहीं बनी। आगे आया होता तो बनती। क्योंकि पीछे से एनर्जी का समझ रहे हैं ना आप, सामने होगा तभी। और वो डायग्राम बता रहे, बात तो वो है, पर उसको निकालने का हमने एक छोटा रास्ता सोचा। ऐसे अगर मैं कहूं इसकी इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी, I2 बनेगी। कौन बना रहा है? M2। अब क्या ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगी? तो मैं क्या करूं, इसको आगे बढ़ाऊं। और क्या ये सामने आ रही है? हाँ ये इसके सामने। इसका मतलब ये इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। और सीधा आप परपेंडिकुलर डालो, इतनी दूरी पे यहां आ जाओ, इसका एवोल्यूशन। तो बस आगे और पीछे से हम सीधा जवाब ला सकते हैं। और बहुत अच्छा सोचना हो तो पूरा रे डायग्राम बनाओ, टाइम हो तो बनाओ। पर टाइम नहीं है, इसलिए उसका रास्ता ढूंढा है कि यार कैसे मालूम हो सकता है। तो एक सीधा तरीका हमने ऐसा भी सोचा। तो कुल मिला के कंसेप्ट ही कहता है कि अगर एक की इमेज दूसरे को मिलती है तभी पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो वो जो कैलकुलेशन है ना, अब वो कैलकुलेशन मैं सिखाता हूं। उसको लेडर में ले, पहले एक बना के बताऊंगा और फिर मैं उसको लेडर में ले जाऊंगा। मतलब 4 हमने प्रॉब्लम कर रहे हैं हम उस बात को समझने की। हमने छोटी छोटी प्रॉब्लम पकड़ी, पहले रे डायग्राम से बनाई, फिर आगे पीछे से सिखाया, फिर मैं एक सवाल और करता हूं, उसको देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ये 2 मिरर है, इनमें एंगल 120 डिग्री का है, इनमें एंगल 120 डिग्री का है। यहां एक ऑब्जेक्ट है, 40 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है। इधर से कितना एंगल बचा? 80 डिग्री। टोटल एंगल कितना था? टोटल एंगल कितना था? 120 डिग्री। ये टोटल एंगल था।
अब मैंने आपसे पूछा बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या करेंगे 360 अपॉन 120 कितना आया, क्या और नंबर आया, और नंबर आया। क्या हम बाइसेक्टर पे हैं, बाइसेक्टर पे नहीं, तो जवाब 3 आएगा। अब आपने जवाब तो दे दिया, पर अगर वो ये पूछ लेता कि वो जो 3 इमेज बनेंगी वो कहां बनेंगी, और कौन 2 बनाएगा और कौन 1 बनाएगा, तो हम रुक जाते फिर। बोले सर हमने तो बस वो फार्मूला याद कर रखा था, वो उसने कहा 3, हम बोल गए 3, हमें तो ये मालूम ही नहीं कि 2 किसने बनाई और 1 किसने बनाई, और ये बनी कहां, कौन सी जगह पर है 3। चलो इसको मैं फिर बना के दिखाता हूं। अब हम वही कंसेप्ट को काम में लेंगे, फिर मैं आपको लेडर में ले जाऊंगा, तब आपको एक बात समझ में आएगी कि मामला क्या है और कैसे सोचना है। देखो, क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये M2 बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा या नहीं बनाएगा, बनाएगा। कितने एंगल पे बनाएगा, बोले सर सामने बनाता है। क्या कल मैंने सिखाया था आपको कि जितना एंगल पे यूं होता है उतना एंगल पे इधर जाते हैं अपन, कितने डिग्री पे है। तो मैं अगर सामने भी आऊंगा तो इधर से ये एंगल आप कितना सोच रहे हो, 40 आएगा, और ये जो दूरी है जितनी, क्या ये दूरी भी इतनी आएगी, तब जाके अपन सामने आएंगे। सहमत है इस बात से आप। किसने बनाया इमेज ये, M2 ने। क्या नाम दे दूं, I2 नाम दे दूं। अब क्या ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट होगी, सामने है क्या, चेक करो। देखो अब चेक करना सीखो, क्या ये 120 है, 40 और जुड़ गया, कितना हो गया 160 हो गया, 180 तो कम है ना। ये अगर मैं इसको आगे तक बढ़ाऊंगा, मैंने अभी अभी सिखाया था, सामने आए तो इमेज बनाना है, पीछे जाए तो इमेज नहीं बनाना है, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी। उसका पहले अपने ग्राउंड तैयार किया कि हम ऐसा कह क्यों रहे, और जैसे हम ये कहेंगे तो ये क्या इमेज कहां, कितना ये डिग्री कितना बचा हमारा, ये कितना डिग्री बचा, 20 डिग्री बचा। तो क्या बता सकते हो इमेज कहां बनेगी, तो बोला सर ठीक सामने बनेगी। कितना डिग्री था ये, 20 था, तो 20 डिग्री पर आप इधर आ जाओ, यह इमेज बनेगी। किसने बनाई, 1 ने। इमेज की इमेज है क्या, इमेज की इमेज है। तो बोले सर अच्छा, इसकी ये इमेज बनी थी, इसने इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया और ये इमेज बनी। चलो अब देखते हैं, क्या इसकी एनर्जी इसके पास भी गई थी, हाँ। क्या ये भी इमेज बनाएगा, कितने एंगल पे बनाएगा, 80 डिग्री पे बनाएगा, 80 डिग्री पे बनाएगा। तो यहां से अभी ये कितना है 40 और 120, 120 है टोटल, 80 और जोड़ो 200, यानी इस लाइन के नीचे आ जाएंगे, इधर कहीं यहां आ जाएंगे। ये एंगल यहां से यहां का 80 डिग्री आएगा। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट आया ये इमेज है ना, किसने बनाई, M1 ने, M1 ने बनाई। अब ये इमेज इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट है या नहीं, क्यों नहीं है, वो उस लाइन के नीचे है। कहां से मालूम पड़ गया, वो एंगल से, क्योंकि इससे अपन चले तो ये 120 और 80 जुड़कर 200 हो रहा है, और 200 तो 180 के बाद आता है। इसका मतलब ये नीचे चला गया, इसका मतलब इसने फर्दर इमेज का काम, इस इमेज ने M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं किया। कुल मिला के 3 इमेज बनी। अब लोकेशन भी मालूम पड़ रही, आप बिल्कुल बता पा रहे हैं कि ये कहां बनी, ये कहां बनी और ये कहां बनी। बोले सर ये भी थोड़ा मेहनत का काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे तो एग्जाम में नहीं जीत पाएंगे अपन। अब इसी बात को मैं फिर सिखाता हूं। अब आपको समझ जाएंगे कि 180 के बाद में छोड़ क्यों देता हूं चीजों को, क्योंकि 180 के बाद में जाते हैं, इसका मतलब हम कहां चले गए, नीचे चले गए, और नीचे जाते इमेज नहीं बनती। उस बात को दिमाग में अब हम रखेंगे।
अब मैं लेडर पे फिर आता हूं। अब देखिए, अब आपको एकदम रास्ता दिख जाएगा। अब मैं सब सिखाता हुआ आगे आ गया। अब इन चीजों की जरूरत नहीं। अब हम अपने आप सवाल कर लेंगे, पर अब हम अंदर से भी मजबूत हैं। हमें मालूम है हम किसी को छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, क्या बात हो रही है। हाँ, कितना है इन दोनों के बीच में एंगल? इधर को M1 लिख दिया, इसको M1 और इसको M2। बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। पहले डिस्टेंस लिखा था ना, अब लिख दिया एंगल। एंगल दे रखा है ना अपने को 120 डिग्री, वो लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये यहां से कितना एंगल पे था? 80 पर। तो पहली इमेज कहां बनी होगी? 80 पर। पहली इमेज 80 पर। पहली इमेज लिखने में तो कोई दिक्कत आती नहीं है। इसकी पहली इमेज कहां बनी होगी? 40 पे। ये 40 पे लिख दिया। अब बस सिर्फ आप जोड़ते जाइए। 120 प्लस 40 160। 160 180 से कम है? ठीक है। 80 120 नहीं बनेगी। कुल मिलाकर 3 इमेज बनेगी। अच्छा, किसने 2 बनाई? M1 ने 2 बनाई। M2 ने कितनी बनाई? 1 बनाई। M1 ने जो बनाई कहां कहां बनाई? जो देखेंगे, पहली बनाई 80 डिग्री पर, M1 से 80 डिग्री पर। देखो चेक करो, क्या M1 से 80 डिग्री पर पहली एक इमेज है? फिर दूसरी कहां बनी? M1 से ही 160 पर। बोले सर ये 160 पर है क्या? देखो चेक करो, क्या ये लाइन सीधी है? 180 की लाइन है, और इसमें से कितना हटाना है? 20। तो बचा हुआ एंगल कितना है? 160, ये वाला। इसका मतलब आप ये भी बता सकते हो किसने कितनी बनाई और किन किन एंगल पर है। तो ये बिल्कुल एक सीधा जो अपन लेटर बनाते हैं, इससे बेटे सारी चीजें क्लियर हो जाती। पर अब आप समझ गए होंगे कि हमने शुरुआत यहां से क्यों की। यहां कंसेप्ट देना था मुझे। फिर हम जाते जाते अब वो ऐसा लगता है वो ट्रिक है। वो ट्रिक नहीं है, वो उसको समझ के अपन आगे बढ़े। अब ठीक है, हमें एग्जाम हमारा क्योंकि कहता है कि सवाल जल्दी करने हैं, तो हमने पूरा फिर उसका एक तरीका समझा कि यार कैसे जल्दी हो सकता है। लेकिन वास्तविकता देखें तो बात ये थी। लेकिन हाँ, चलते चलते सीखते सीखते हम यहाँ आ गए। मेरे ख्याल से अब आप कोई भी एंगल दोगे तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल आराम से बता दूंगा। जैसे मैं आपको अब एक और सवाल करता हूं, मेरे ख्याल से यहां तक ठीक है। अब मैं एक इवन का भी करूंगा। मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा ये -1 क्यों होता है। जैसे एक सवाल करके देखता हूं। यहां तक क्लियर है लेटर? अगला सवाल देखता हूं, कोई डाउट है पूछो। क्या देखना है? अरे दिख रहा है ना, यहाँ इतना बड़ा डायग्राम दिख रहा है ना। मेरे से क्यों पूछ रहे हो, क्या लिखा है? देखो ना डायग्राम क्या कह रहा है, किससे एंगल है? M1 से। ढूंढो ना M1 से है क्या? यहां से क्या ये जगह 160 पर है क्या? दिख रही है क्या आपको? हाँ, गर्दन मत हिलाओ। कैसे कह रहे हो 160 पे? हाँ यूं। तो वहीं से तो लेंगे, ये एंगल इधर से लेंगे, ये एंगल इधर से लेंगे। क्या ये 160 दिख रहा है आपको? ये तो 80 तो दिख रहा है मुझे तो। आपको 160 कैसे दिख रहा है? मैंने क्या कहा? गर्दन में हिलाओ। झूठी गर्दन में पकड़ लेता हूँ। कि भाई आ रहा है नहीं, वो मुझे मालूम है नहीं आ रहा है। बात ये है, ये लाइन मुझे ये जगह चाहिए। अब मुझे ये एंगल चाहिए। मुझे ये दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है जो 180 डिग्री की होती है। मुझे ये दिख रहा है कि 20 डिग्री है। तो फिर मुझे ये भी दिखना चाहिए कि 160 डिग्री। इसलिए मैंने तो केवल चेक करवाया था कि देखो ये जो 160 आया है वो यहां से सॉरी यहां से बनने वाला एंगल है। अब आप क्यों ऐसा कर रहे थे? जब आपको सिखाया कि M1 इधर से मेजर करना है, आप क्यों कर रहे थे उधर से? कारण बताओ, कोई कारण है? फिर क्यों बना रहे थे? हम अनावश्यक क्यों सोच रहे? जब हमने कहा कि ये एंगल किससे आने हैं? इधर वाले मिरर से। ये एंगल किससे आने हैं? इस वाले से। तो हम इधर से क्यों सोच रहे थे? क्यों कंफ्यूज हो रहे थे जरूरत से ज्यादा? ऐसे तो हम कभी भी कंफ्यूजन से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे।
बोले साहब मैं तो ऐसा कर रहा था। भाई क्यों कर रहा था? बोले मर्जी मेरी, तो फिर मर्जी तू जाने। नहीं, हमें बहुत साइंस है जिसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से चलना पड़ता है। देखिए, अब आप जवाब देना, लॉजिक समझते हैं? देखो, दो मिरर हैं, लेडर आप बनाना 60 डिग्री पर है। पहले फार्मूले से जवाब पूछो, फार्मूले से जवाब पूछो कितना आएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज और सिखाना चाहता हूं यार, एक चीज और सीख जाएंगे इस डायग्राम में। ये जो ये जगह है ना, ये जितना दूर है, क्या ये उतना ही दूर है? और ये जितना दूर है, क्या ये उतना ही दूर है? क्या ये दूरी इसके बराबर है? ये भी बराबर है। तो यहां सेंटर मान के अगर एक सर्किल बनाता हूं, तो ये जितनी भी इमेज बनती हैं वो सब एक सर्किल के सरकमफेरेंस पे आती। आगे भी हम ये देखेंगे कि जितनी भी इमेज बनती है, इंक्लूडिंग माय ऑब्जेक्ट, ऑल विल लाई ऑन द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल। सब सर्किल के सरकमफेरेंस पे आते हैं। चलिए मैं सवाल पे वापस आता हूं। एंगल बेटे 60 दिया, अब लॉजिक लगाना है ना। एक मैं सिखाता हूं आपको फिर से, जिनको नहीं आया समझने फिर साथ चलने की कोशिश करना। थीटा 60 डिग्री है, पहली स्टेप में कर रहा हूं 360/60। क्या आया? 6। क्या इवन नंबर है? इवन नंबर है, तो एक कम करना है, तो मेरा आंसर आएगा 5। पर अभी मैं बिल्कुल अंधेरे में हूं, मुझे ये नहीं मालूम 5 कैसे है। किसने 2 बनाया, किसने 3 बनाया, कौन कहां है, ऐसा कुछ भी पता नहीं। देखिए, अब कौन कहां है अगर ये सोचना है, तो मुझे ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी पड़ेगी, तभी इमेज की लोकेशन आएगी। चलिए मैंने सोचा ऑब्जेक्ट यहां बना देता हूं, इधर से 25 पर और इधर से 35। हो गया 60? हो गया क्या? हाँ 60 आ गया। 35 + 25, ठीक है। अब मैं इसकी इमेज बनाना चाहता हूं, जगह भी ढूंढना चाहता हूं, लैडर बनाना चाहता हूं। नाम दे दूं कुछ ना कुछ इनको, M2, M1। इनसे एंगल में मेजर करें। इधर M1, ये वाला M2। M1 में पहला कितने डिग्री पे बनेगा? जवाब दो। पहला कितने पे बनेगा? 35। M1 में पहला 35 पे बनेगा, पहला ढूंढना है, बाकी अपने आप आ जाएगा। 35 पे बनेगा। M2 में पहला कितने पे बनेगा? हाँ 25 पे। ठीक, बीच में एंगल कितना है? 60। ठीक है भाई। अच्छा, अब M1 में नेक्स्ट कितने पे बनेगा? इधर से जोड़ते हैं, 60 + 25 85। ये इससे बनेगा एंगल, इधर से नापेंगे, इधर बोलो 95। 180 तो नहीं आया ना? 180 नहीं लाना है, उससे ज्यादा भी नहीं लाना है, कम कम रहना है, तब तक आगे बढ़ना है। फिर 60 लिख लो। 85 60 145, 95 60 155। फिर आगे चलो, ये नहीं, ये तो आगे नहीं जाना है, दोनों 180 से ऊपर चले जाएंगे। अब आप देखो, आपका जवाब तो 6 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं मामला क्या हुआ। अब एक खास बात इस समय देखोगे आप, ये वैल्यू 155 किससे है? M1 से। अब देखना, ये मैंने M1 बनाया, ये M2 बनाया, ये 60 डिग्री, और यहां से चला मैं, इधर आया, कितने एंगल पे? 155 पर। पहला 35 पे इमेज आई होगी, दूसरी 85 पे आई होगी, कहां पहुंच गया बेटे में? 155। तो ये 150, ये वाली इमेज आ गई, ये 155 पे आ गई। ठीक है। अच्छा अब देखो,
ये 145 पर है। किससे 145 पर है? M2 से। यहां से 145 आना है। देखो ये एंगल कितना है, 60 प्लस 155 कितना हो गया? 200, 215 बचा हुआ 145। बोले सर ये तो ये एंगल 145 भी है बचा हुआ। इसका मतलब मेरे इधर से जब इसको ढूंढने चला तो ये तो यहीं आ गए वापस हम। इसका मतलब जो इधर से 155 है वो इधर से 145 है। तो बोले सर ये तो कॉन्साइड कर गई फिर तो। अच्छा वो जो एक कम होती इसलिए होती है क्या? यस, क्लियर हो गया। अब इसको ऐसे बार बार नहीं देख पाएंगे, इसको देखने का यहां एक तरीका है। इन तीन चीजों का सम कर लो, कितना आ रहा है? 360 आ रहा है क्या? इसका मतलब ये कॉमन है। 360 का मतलब लूप पूरा हो रहा है, यानी ये बिल्कुल इसके ऊपर आएगी। 360 से ज्यादा हो तो भी कॉमन नहीं मानना है, 360 से कम हो तो भी कॉमन नहीं मानना है। एग्जैक्ट 360 हो तो ये हटा दो फिर, क्योंकि ये कौन सी जगह आ रही है? ये कॉमन जगह पे कौन सेट करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हम तो सोच रहे थे 6 आएगी लेकिन आई 5, क्योंकि एक ने एक कॉन्सेप्ट तो बनाई 3। अब कोई पूछे पहले ने कितनी बनाई? 3, दूसरे ने कितनी बनाई? 3, या फिर जवाब तुम्हारा 5 क्यों? अरे यार वो जो तीसरी इसकी और तीसरी इसकी उन्होंने एक दूसरे पे कॉन्साइड कर, इसलिए जवाब तो 5 ही कहलाए। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर हो गई। तो ये कॉमन आना कैसे ढूंढना है, 360 पहचानना है, 180 डिग्री से आगे नहीं जाना है, ये पूरा। अब ये चार्ट मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक मैं डेसिमल वाला और करना चाहता हूँ, 3.6 वाला सवाल और करना चाहता हूँ। वो आप देखो समझ जाओगे बात मेरी कि कैसे, क्या मैं कहना चाह रहा था। एक सवाल और करता हूँ, 2 मिनट रुक जाते हैं। हाँ भाई, इधर ऑनलाइन ठीक है सब? थैंक यू। नंबर ऑफ इमेजेस समझ में आया कि कैसे नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ती? देखिए ये ऑनलाइन वाला आपको भी मिलता है ना? और घर पे आप इसको दोबारा देख भी सकते हैं, है ना? हाँ? चलिए अब हम मान लो एंगल लिया 100 डिग्री का एंगल लिया। हंड्रेड डिग्री ऑब्जेक्ट यहां रखा 10 डिग्री पे, दूसरे डायग्राम में ऑब्जेक्ट रखा, एंगल वही 100 ही है। मजेदार बात यह है सबका ध्यान उसने बटोर लिया, है ना? और सबको फेल करने के रास्ते पे डाल दिया, और हम डल गए। खास बात ये, मतलब कोई भी हमें कुछ कैसे भी चला लेगा और हम चल देंगे। चल रहे हैं ना? वो जो भी उसने किया ये उसकी समस्या है, पर हम क्यों ध्यान दे रहे?
हमारा उसको ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी है, और उसने आपका ध्यान बांट के क्या आपको कमजोर नहीं कर दिया? आप कुछ नहीं करो, अपना ध्यान रखो, न मारो न पीटो। है ना? व्हाट आई वांट टू से, ऐसे दुनिया में 50 लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे जिनका काम यही है। आप अपने टारगेट से भटकिए मत, भटक गए तो गुम हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात कही मैंने, ऐसा हर जगह मिलेगा। हो सकता है आपसे मैथ्स वाला रोज लड़े, अच्छा उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो मैथ्स चला रहा है, पर आपका करियर खराब कर देगा। आप रोज उससे 10 मिनट अगर अपना टाइम खराब करते हैं और आधे घंटे तक आपका दिमाग खराब रहता है, उसने आपका करियर तबाह कर दिया और आपका हो गया, क्योंकि आप भिड़ गए। मैं बहुत सिंपल सी बात कही मैंने आपसे, हमारा काम ही अलग है। कोई कहे मैं भाई मेरे पास टाइम नहीं तेरे से झगड़ा करने का, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हमारी ये टेंडेंसी होना चाहिए, वरना तो कोई भी हमें उलझाएगा नहीं यार, चलते रास्ते हमें कुछ भी उलझाएगा ना, और हम 5 घंटे खराब करेंगे ना उसके साथ, तो यार हम तो डिस्ट्रैक्ट हो गए ना, हमारे तो 5 घंटे गए ना, हमारी रैंक में 10 का अंतर आ गया ना। वो लौटाएगा क्या हमारी 10 नंबर रैंक नीचे चली गई तो? पर हम तो चले गए ना उसके साथ, उसके झगड़ा करके 2-4 रोज टाइम खराब करके हमने तो अपना कैरियर नीचे ले आए ना, पर हमें मालूम ही नहीं पड़ा हम ऐसा कर गए, क्योंकि हम तो बह जाते हैं, कोई हमें पुश करता है हम उधर चल देते हैं। किसी ने कहा, अपन हंसने लगे, अपना ध्यान चला गया, अरे भाई तू तेरा समस्या तू रख यार, हमें क्यों डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें तो पढ़ना है। ये बहुत छोटी छोटी बातें जिन पे हमारा ध्यान जाता नहीं है रूटीन में। हम बहुत अलग काम कर रहे हैं हम सब लोग, हम रूटीन काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना कैरियर बुन रहे हैं। उस समय स्वेटर बनाता है ना कोई, माँ से पूछना, एक भी धागा इधर का उधर हो जाए तो स्वेटर में गैप आ जाता है, तो हम वो धागे बुन रहे हैं। नहीं कहते जरा सा शर्ट में धागा दो ऊपर चढ़ जाता, अपन नहीं कहते कपड़ा खराब हो गया इसमें ये धागा इसके ऊपर आ गया, एक धागा इधर का उधर हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो हमारा कंसंट्रेशन इतना कमजोर कैसे हो सकता है? और है तो इसका मतलब हम सही रास्ते पे तो नहीं। जो कर रहा है वो तो बात छोड़ो, हम जो हंस रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं तो। मतलब एक धागा भी स्वेटर बनाते हैं ना, उसमें भी एक धागा उल्टा सीधा हो जाता है तो स्वेटर में छेद आ जाता है, नहीं आता है क्या? एक धागा भी चला जाता है, ये बात है। हम इतना भी गलती करना हमारे लिए अलाउ नहीं है, तब जाके परफेक्ट कपड़ा बनेगा। तो आप इस बात को, सेंसिटिव को समझो। हमारा काम है बताना, मैं बताता रहता हूँ, वरना तो हंसने बोलने वाले तो सबके 50 लोग घूम रहे हैं यार, ठेला भी तो वही चला रहे हैं, ऑटो भी तो वही चला रहे हैं, हम उनमें बनना है, वो बनना है क्या हमें? तो फिर ऐसे नहीं बन जाएंगे क्या डॉक्टर? मतलब ये क्यों सोच रहे हैं कि हम ऐसे बन जाएंगे? वो ऑटो भी तो हम में से कोई चलाता है, कहीं ऐसा नहीं हम उस लाइन में खड़े हो जाए? तो मुश्किल काम नहीं है, हो जाते हैं। भाई हमारी जो एक्टिविटी रहेगी वही तो हमें अल्टीमेटली कहीं ले जाएगी। हम अपने आप थोड़ी राजा बन जाएंगे, राजा बनते हैं ना, पर जो लोग बिल्कुल सेल्फ डिटरमाइंड सही रास्ते चलने वाले होते हैं वो बनते हैं ना, हम में से बनते हैं ना। पर हम में से तो वो भी तो बनते हैं, तो दूसरे थोड़ी बनते हैं, ऊपर से उतर के थोड़ी आते हैं, हम में से बनते हैं। समझ में आया कुछ? तो आप बहुत लाइट ले जाते हैं कई बार, तो मुझे लगता है कि ये लोगों को भी ये पता ही नहीं करना क्या इनको, बहुत सिंसियरली चीजों को देखिए। चलिए आगे बात करें। तो यहां अपने पास ये दो है, 100 और 100, दोनों डायग्राम में एंगल कितना दिखा है? 100। अब ये एंगल भी 100 है, ये एंगल भी 100 है। तो अपनी मैथमेटिक्स तो कहती है सर कि 360/100, तो ये 3.6 होना चाहिए, ये 3.6 होना चाहिए। अब इसका क्या करें, 3 लिखें या 4 लिखें? कई लोग सोचेंगे सर वो तो 3.6 है तो 4 मान लें, फिर इवन नंबर है तो एक कम कर दें, कुछ भी कहने लगेंगे। नहीं, हमारे पास तरीका है। कौन सा? लेडर। लेडर बना के दें। इसमें क्या आंसर देखिए, इन दोनों में आंसर अलग अलग है। जैसे आप लेडर बनाने जाएंगे
कितना एंगल रखना है बेटे दोनों के बीच में? 100। ये 10 डिग्री वाला बना रहा हूं, इससे 10 है तो पहली इमेज कितने डिग्री पे बनेगी? 10 पे बनेगी। इधर से कितने एंगल पे है? तो इधर एंगल पहली इमेज 90। काम हो गया मेरा। अब लेडर पूरी करूंगा। हाँ बोलो। 100 प्लस 90 बोले नहीं बनाना है। 190 तो आएगी नहीं। 180 भी आता ना तो छोड़ते। 180 से कम है तो ही लिखना है। ठीक है। अच्छा इधर बोलो 110। बस कितनी इमेज आ गई? 1 2 3। किस किस एंगल पर है? इस मिरर से एक 90 पर, एक 110 पर। इस मिरर से कितने? किस मिरर से? 10 डिग्री। बस ये 2 इमेज बनी। ये वाला एक बनाएगा, ये वाला 2 बनाएगा। बहुत लॉजिकल है। चलो यहां आते हैं। 100। हाँ बोलो भाई, कितने पे बनेगी ये वाली? 30 पे। तो इधर वाली 70। 100 प्लस 70 लिख लें। 100 प्लस 30। अच्छा कोई 360 का चक्कर तो नहीं? नहीं 360 कोई चक्कर नहीं। 300 आ रहा है, 360 एग्जैक्ट आ जाता तो ओवरलैप करते। वो भी नहीं है। क्या जवाब आ रहा है? 4। 2 इसने बनाई, 2 इसने बनाई। एंगल अभी भी देखो, पहले भी 100 था, अभी 100। इसका मतलब जब फ्रैक्शन है तब बनाना पड़ेगा लेडर, और फिर हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कितनी बन रही। हाँ अगर इंटीजर आ रहा है और वो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि कहां बनेगी और किसने कितनी बनाई, तो आप बिल्कुल इससे कर लो, फिर आसान है। फिर तो अगर इवन नंबर आता है बेटे तो एक कम कर देना, ऑड आए तो फिर देखना कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। सिमेट्रिकल रखा है तो एक कम करना है, और सिमेट्री पे नहीं रखा है तो उतना। ये यहां से हो जाएंगे 90% सवाल यहां से हो जाएगा। पर वो 10, ये सारी मेहनत अपन ने उस 10% के लिए करी कि वो कभी बाय द वे ऐसा आ गया तो हम करेंगे क्या। वरना तो 90% चांस यही कि वो डायरेक्ट वहां से अपना सवाल हो जाए। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक में पढ़ा रहा था, नंबर ऑफ इमेजेस। हाँ हाँ तो वो हमें बना के देखा ना हमने। इतना डिग्री लिया तो जवाब 3 देंगे, और इतना डिग्री लिया तो 4। एंगल पे डिपेंड करेगा। हाँ वही तो मैंने कहा, दिस टाइम माय आंसर विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर वो इतना यहां रखा है, 10 डिग्री पे रखा है, तो आंसर विल बी 3। और अगर वो 30 डिग्री पे रखा है तो आंसर विल बी 4। दैट मीन्स दिस टाइम माय आंसर विल डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट मे बी 3 और इट मे बी 4। हाँ डायरेक्ट अपन नहीं बोल सकते कि 3 बनेगा, या डायरेक्ट नहीं बोल सकते 4 ही बने। आप पूछेंगे ऑब्जेक्ट का है, उसके बाद ही आप जवाब दें। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये मैंने आपको प्लेन मिरर सिखाए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ला रहा हूं, कर्व्ड मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, इस पे हम बात करते हैं। हाँ देखिए, अब हम सोच रहे हैं कर्व्ड मिरर, और उसमें भी स्पेशली स्फेरिकल कर्व्ड मिरर। कौन सा? स्फेरिकल, जो एक स्फेयर का पार्ट है। जैसे मान लो ये भी तो एक मिरर टाइप बिहेव हो जाता है भाई। बहुत फिनिश अगर हो तो चेहरा दिखता है, चम्मच में दिखता है, कटोरी में दिख जाता है। पर ये नहीं पढ़ रहे हैं, ये स्फेरिकल नहीं है, ये सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल सरफेस देखो, इसमें क्या खासियत हुई? इधर से प्लेन है, इधर से कर्व्ड। सिलेंड्रिकल। हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल।
जिसमें हर तरफ रेडियस एक जैसी। इसमें यहां रेडियस इंफिनिटी है, प्लेन सरफेस, यहां रेडियस आर है। ये सिलेंड्रिकल का एग्जांपल है। तो कर्व सरफेस तो कई तरह की होती है, हम किसको पढ़ रहे हैं? तो जवाब आएगा ऐसी कर्व सरफेस को जिसमें सब तरफ रेडियस एक जैसा है, यानी वो किसी स्फेयर का पार्ट है, किसी स्फेयर का पार्ट है। बात ऐसे समझो, जो प्लेन सरफेस होती है ना, इसमें पावर नहीं होती। प्लेन मिरर में पावर नहीं होती, वो वेव फ्रंट के शेप को चेंज नहीं करता, न वो एनर्जी को कन्वर्ज करता है, न वो एनर्जी को डाइवर्ज करता है। वो तो जैसा है वैसा रहने देता है, अपनी तरफ से वो कोई पावर नहीं लगाता। लेकिन जब सरफेस में कर्व आ जाता है तो उसे पावर आ जाती है, और जितना कर्व आता जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे, जितना ज्यादा कर्वेचर है उतनी ज्यादा उसमें पावर। और जितनी फिर देखना, जितनी ज्यादा कर्वेचर है, मैं अभी कर्वेचर बढ़ा रहा हूं, तो रेडियस छोटी होती जाती। तो जितना कर्वेचर ज्यादा, रेडियस कम, रेडियस कम तो फोकल लेंथ भी कम, और फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। तो एक तरह से ये तीनों चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है। तो हम जब कर्व्ड मिरर की बात कर रहे हैं, यानी हम ऐसे मिरर की बात कर रहे हैं जिनमें पावर है, जो हमारे वेव फ्रंट की शेप को चेंज कर सकते हैं, जो हमारी एनर्जी को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकते हैं। प्लेन मिरर ऐसा नहीं कर सकता था। प्लेन मिरर एनर्जी को ना कन्वर्ज करता है ना डाइवर्ज करता है, क्योंकि प्लेन मिरर की पावर 0 होती है। एक बेसिक अंतर हमारे दिमाग में आया कि यार क्या डिफरेंस है प्लेन मिरर में और कर्व्ड मिरर में। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी? इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की रेडियस कितनी? इनफाइनाइट। जब आर इनफाइनाइट, एफ भी इनफाइनाइट, तो पी होता है 1/f, तो पी हो गया 0। प्लेन मिरर की पावर कितनी? 0। मैग्निफिकेशन कितना? +1। कल बात हुई थी अभी। तो एक ऐसे हमें सोचा। अब हम आ रहे हैं किसके ऊपर? कर्व्ड मिरर। अब सब तरफ कर्वेचर बराबर होगा ना, तो सब तरफ से उसकी पावर सेम आएगी। अब उसका क्या फायदा मिलेगा कि जैसे मान लो अपन ने इमेज बनवाई, तो मान लो आधी इमेज बनी हाफ साइज की, तो अगर इधर से हाफ हुआ तो इधर से भी हाफ हुआ। इसका मतलब इमेज छोटी बनेगी ना, तो छोटी बनेगी पर डिफॉर्म नहीं होगी, क्योंकि आधी इधर से आधी इधर से। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो तब आती है इधर से तो हो आधी और इधर से हो दुगनी, तो गड़बड़ हो गया, फिर तो इमेज डिफॉर्म हो जाएगी। बड़ा होना और डिफॉर्म होने में अंतर है। जैसे मान लो कोई इमेज अपन बड़ी कर रहे हैं, इधर से दुगनी हुई और इधर से कुछ नहीं हुआ, तो मेरा तो चेहरा ऐसा हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो गया। तो हम क्या चाह रहे हैं? दुगना हो तो सब तरफ से दुगना हो, इधर से भी दुगना हो इधर से भी दुगना हो, तो डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, फिर मैग्निफिकेशन आएगा। और वो तभी होगा जब सब तरफ रेडियस एक जैसी। तो जो हमारे स्फेरिकल मिरर होते हैं उनमें चेहरा बड़ा दिख जाता है, चेहरा छोटा दिख जाता है, पर डिफॉर्म नहीं दिखता। छोटा होता है तो सब तरफ से छोटा होता है, बड़ा होता है तो बेटे सब तरफ से बड़ा होता है। ये सोचो। और वो तभी होगा जब सरफेस स्फेरिकल हो। मेरे ख्याल से मेरा शब्द समझ में आ गया होगा। हम पढ़ने जा रहे हैं सॉरी, स्फेरिकल कर्व्ड मिरर। हम कर्व्ड मिरर नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल कर्व्ड। शब्द क्लियर हुआ? अब देखिए, जैसे ही हमारे पास में एक स्फेयर है, रेडियस इसकी आर है, इसमें से ये पोर्शन हमने कट करके निकाला। ये रिंग नहीं बेटे, ये क्या है? स्फेयर।
तो ये जब कट करके निकालेंगे तो ये ऐसा छोटी सी कटोरी टाइप निकल के आएगा, ऐसा है। और इसकी इस सरफेस को अगर हमने पॉलिश कर दिया, बैक सरफेस को, तो कौन सा मिरर बन जाएगा? कौन? इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर मानी जाएगी, मान लो ये दूरी, यहां से ये दूरी 2x है, तो इस मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मानोगे आप? x या r? इसको सामने से देखोगे ना, इसको सामने से देखोगे ना, ये यूं है, सामने से देखोगे तो ये सर्कल दिखेगा, ये दिखेगा, और ये दूरी यहां से यहां की 2x दिखेगी, ये 2x है। तो ये इसका एरिया कितना है, इफेक्टिव एरिया कितना है इस मिरर का? इस मिरर का इफेक्टिव एरिया, इसका इफेक्टिव एरिया है, ये x आएगा, इफेक्टिव आएगा, एरिया आएगा पाई एक्स स्क्वायर, ये एरिया है इसका, इतना बड़ा मिरर है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मानेंगे? x या r? r। जिस स्फेयर का ये हिस्सा है उसकी रेडियस इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कर्व तो उससे आया है ना। अब आप मुझे पूछेंगे सर फिर ये 2x क्या है, हम उस पर आ रहे हैं। अब मान लो मैंने एक मिरर यहां से काटा, यहां से भी तो काट सकते थे, क्या ये भी उसी स्फेयर का हिस्सा है? इसका मतलब इसकी रेडियस वही है। अच्छा रेडियस वही है बेटे, तो फोकल लेंथ वही होगी, और फोकल लेंथ वही होगी तो पावर वही होगी। तो बोले सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ये काट करके एक मिरर बनाते तो उसकी पावर भी उतनी होती जितनी इसकी है? हाँ। फोकल लेंथ भी वही होती, हाँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही होती, हाँ। फिर अंतर किस में होता? वो छोटा होता, क्योंकि ये दूरी अगर मैंने मान लो x ली और इसको ऐसे लिया तो ये छोटा बनता। ये x है, सामने से देखता तो ये एरिया थोड़ा कम आता, इसका छोटा मिरर बनता। तो क्या ये छोटी इमेज बनाता ना? पावर वही, फोकल लेंथ वही। जैसी इमेज ये बनाएगा ना, मान लो इससे मैंने 10 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा, इससे भी 10 सेंटीमीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा, अगर ये 2 गुना इमेज बना रहा है तो वो भी 2 गुना ही बनाएगा। अगर वो 20 सेंटीमीटर दूर इमेज बना रहा है तो वो भी 20 सेंटीमीटर दूर ही इमेज बनाएगा, कोई अंतर नहीं है। बोले सर फिर अंतर किस बात का है? रेडियस में अंतर है? बोले नहीं, क्योंकि दोनों ही एक ही स्फीयर से काट के बनाए। फोकल लेंथ में अंतर है? बोले नहीं। पावर में अंतर है? बोले नहीं। कोई बड़ी छोटी इमेज बनाएगा? बोले नहीं। जैसा वो काम करेगा वही काम ये करेगा। बोले फिर सर फायदा क्या हो फिर बड़ा करने का? इनका इफेक्टिव एरिया में अंतर है। इसका इफेक्टिव एरिया कितना आएगा? इसका इफेक्टिव एरिया कितना आएगा? ये दूरी x/2 आएगी बेटे, एरिया बोलो। ये एरिया आएगा पाई x²/4। क्या इसका एरिया 4 गुना है? अच्छा एरिया ज्यादा है तो अगर लाइट आएगी, बड़े मिरर पे लाइट आएगी, तो क्या वो बड़ा मिरर ज्यादा एनर्जी लेगा? तो इसका मतलब इमेज पे ज्यादा एनर्जी भेजेगा, तो क्या इमेज की इंटेंसिटी बढ़ेगी? इसका मतलब ये केवल एक चीज डिसाइड करता है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज। एक्चुअल में क्या है, अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में मैं आता हूं। ये जो दूरी है ना यहां से यहां तक 2x और इसमें x, ये इन मिरर के अपर्चर कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। अब इस मिरर का अपर्चर डबल है। इसका x है तो इसका 2x है, और अपर्चर डबल करने से एरिया तो 4 गुना आ गया। अपर्चर दुगना करने से एरिया 4 गुना हो रहा है। देखो इसका मतलब 4 गुना एनर्जी लेगा, तो फिर तो इसका मतलब इंटेंसिटी 4 गुना बनाएगा। यस।
और इसलिए तो कहते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर, यानी आप अपर्चर को दुगना करेंगे तो इंटेंसिटी 4 गुना हो। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर हो गई। अपर्चर दुगना करने से पावर दुगनी नहीं हुई, फोकल लेंथ का असर नहीं पड़ा, कर्वेचर वही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है, इमेज जैसी बननी थी वैसी बनेगी, पर इंटेंस बनेगी, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, उस इमेज को बनाने में आने वाली एनर्जी की क्वांटिटी ज्यादा होगी। अपर्चर डबल करने से उसका इफेक्टिव एरिया 4 गुना हो गया, मिरर बड़ा हो गया, वो ज्यादा एनर्जी के साथ इमेज बना पाएगा, वो ऑब्जेक्ट से आने वाली ज्यादा एनर्जी को ले पाएगा, उसको इमेज पे भेजेगा, इमेज बनवाएगा, ज्यादा एनर्जी से इमेज बनेगी तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। मिरर छोटा हो या बड़ा हो, इमेज तो हर, और यह मिरर के किसी हिस्से को आप ढक भी दें। मान लो मैंने एक मिरर बनाया, सोचा कि चलो यहां तो ढक देता हूं, कागज लगा देता हूं, 10% एरिया ढक देता हूं। ये मत सोचिएगा कि कोई यहां पे मैंने एक मान लो काले रंग का कागज लगा दिया और यहां से तो लाइट अब नहीं लौटेगी, बाकी हिस्से से तो इमेज बनेगी, ये हिस्सा तो इमेज नहीं बनाएगा। तो ये मत सोच लेना कि इमेज में कोई काला धब्बा आ जाएगा, गलत। केवल ये होगा इमेज की इंटेंसिटी में जितना एरिया अपन ने ढका, मान लो 10% अपन ने एरिया ढका तो इंटेंसिटी 10% कम हो जाएगी, बस। कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, कोई ब्लैक डॉट नहीं आएगा। केवल किस बात पे असर पड़ेगा? इंटेंसिटी, जितना परसेंट एरिया ढका आपने, आपने कहा साहब मैंने 20% एरिया पे कागज लगा दिया मिरर लेंस के या मिरर के, आप बताओ इमेज का क्या होगा? बस जितना परसेंट एरिया ढका उतना परसेंट इंटेंसिटी कम हो जाए। मेरे ख्याल से मेरी बात एकदम क्लियर है। इमेज में डिस्टोर्शन नहीं आता, मिरर का हर पोर्शन पूरी इमेज बनाने की ताकत रखता है। कोई एरिया ढका ना तो ये मत सोचो कि वो इमेज में उसका जो कंट्रीब्यूशन था क्या था, एनर्जी देने का था, वो एनर्जी ने देना उसने मना किया तो इंटेंसिटी उतनी कम हो गई, बस। ये नहीं कि कोई डिफॉर्मेशन हो जाए, हर हिस्सा पूरी इमेज बनाने की ताकत रखता है। मेरे ख्याल से बात मेरी एकदम क्लियर है। तो एक बेसिक आइडिया मैंने सिखाया आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर और अपर्चर दोनों अलग चीज है। इसको रेडियस मत मान लेना बेटे कि ये इसकी रेडियस नहीं है, ये इसका अपर्चर से लिंक है। रेडियस तो, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो उस स्फीयर की रेडियस होती है जिसका ये हिस्सा होता है, जिससे काट के बनाए गए होते। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। तो ये मैंने आपको सिखाया। अब एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं। मान लो मेरे पास ये मिरर है, इतना ही बनाऊंगा, पूरा बनाने की अब जरूरत नहीं, नॉर्मली अपन इससे बना देते बस। अब इसका सेंटर किधर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर का सेंटर दोनों चीजें अलग अलग है। मिरर का सेंटर तो कहलाता है उसका पोल, तो ये मिरर का पोल है, और मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? बोले जिस जिस स्फीयर का वो हिस्सा है ना, उसका जहां सेंटर है वो इसका सेंटर। तो इसका, क्योंकि कर्व सरफेस यूं है ना, ये ऐसे बनी होगी ना पूरी, तो सेंटर तो यहां कहीं होगा ना, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, ये तो इसका सेंटर पॉइंट है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पोल के नाम से। और ये कहलाएगी इसकी एक्सिस। एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक्सिस पे इमेज बनती है। एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एम नेगेटिव हो तो एक्सिस के नीचे इमेज बनती है। एम का मतलब, एम पॉजिटिव हो तो जिधर ऑब्जेक्ट होता है एक्सिस के, इमेज भी उधर बनती है। वो एक्सिस बनाते थे ना अपन, वो ये एक्सिस है। किसको जोड़ने वाली लाइन एक्सिस है? पोल को सेंटर से जोड़ने वाली लाइन एक्सिस कहलाती है। फिर वो जो एम पढ़ते थे अपन, प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो अपन एक्सिस से ऊपर जाते थे, नीचे जाते थे, तो ये वो वाली एक्सिस है। क्लियर हो आइडिया? अब जो पैरेलल लाइट आ रही है, ये जो पैरेलल लाइट आ रही है, सी कितना, सेंटर कितना दूर होता है? आर।
पहले लाइट बिल्कुल मिड से निकलेगी, ये एफ है, ये एफ है। अच्छा, एनर्जी इधर से आ रही है या नहीं आ रही है? एफ लेना है, एफ पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे मालूम पड़ा? पोल से नापेंगे, इधर जाएंगे, फ्लो के अपोजिट जाएंगे, एफ नेगेटिव। एफ है कितना? R/2। एफ कितना है? R/2। अच्छा, इसने एनर्जी को इकट्ठा किया या फैलाया? पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव। तो पावर में और फोकल लेंथ में रिलेशन? बोले सर 1 + 1 - है, फिर तो इसका इसमें माइनस लेना पड़ेगा, तभी तो जब आप एफ को नेगेटिव डालोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव से मिलके पावर को पॉजिटिव करेंगे। इसीलिए तो इसके रिलेशन में P = -1/f आता है, और लेंस पढ़ते हैं तो वहां 1/f आता है। वहां अलग बात है, यहां अलग बात है। तो ये जो रिलेशन भी ऐसे लिखे जाते हैं ताकि हम फिजिकली जैसा है वो वैसा हमें दे पाए। यही तो किया है इसने। एफ, अच्छा इसमें भी ध्यान रखना, एफ अगर ये कब है? एफ किस यूनिट में लेना है? मीटर में, तो पावर डायोड। और एफ अगर सेंटीमीटर में, एफ अगर सेंटीमीटर में है तो पावर लेते समय यहां ऊपर 100 ले। और एक और बात, मान लो हमने यहां मीडियम डाल दी, क्या डाल दिया? मीडियम, तो क्या फोकल लेंथ बदल जाएगी? नहीं बदल, लेकिन पावर बदल जाएगी। पावर होती है -μ/f। एयर है तो 1/f, मीडियम है तो μ/f। और इसमें f की वैल्यू कितनी है? R/2। फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये आपस में रिलेशन है, F में R में, F में P में। अच्छा, लाल रंग के लिए जो फोकल लेंथ होगी क्या वही नीले रंग के लिए होगी? होगी। जो फोकल लेंथ लाल रंग के लिए होगी वही नीले के लिए, वही पीले के लिए। क्या ऐसा लेंस में होता था? लेंस में मैंने बताया था आपको म्यू का असर पड़ते समय, मैंने कहा था, याद करो, लेंस लेते हैं, व्हाइट लाइट आती है, रिफ्लेक्शन होता है, म्यू का, वॉयलेट का म्यू ज्यादा होता है, रेड का म्यू कम होता है, वॉयलेट जल्दी इकट्ठा होता है, रेड बाद में होता है, अलग अलग फोकल लेंथ होता है, बताया था क्या मैंने? इसका मतलब लेंस की फोकल लेंथ तो कलर पे डिपेंड करती है, पर मिरर की फोकल लेंथ कलर पे डिपेंड नहीं करती। मिरर की फोकल लेंथ सभी कलर के लिए सेम होती है। उसका एक फायदा मिलता है, जब लेंस इमेज बनाते हैं, क्योंकि अलग अलग कलर अलग अलग जगह गए हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिफेक्ट आ जाता है, एबिरेशन आ जाता है। क्या नाम है उसका? क्रोमेटिक एबिरेशन। पर क्योंकि मिरर में सभी कलर के लिए फोकल लेंथ सेम है, इसलिए मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबिरेशन। मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबिरेशन। मिरर में क्रोमेटिक एबिरेशन नहीं होता, लेंस में होता है। क्यों? क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होती है, जबकि मिरर की फोकल लेंथ सभी कलर के लिए सेम होती है। क्लियर हुई बात? एक और बात, मीडियम की बात आ गई। अब यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे मान लो ये लाइट आई, कहां जाएगी ये लाइट? पैरेलल आ रही, कहां जाएगी? फोकस पे जाएगी, R/2 पे जाएगी। मजेदार बात है, नहीं जाती। R/2 से पहले जाती। बोले सर कैसी बात कर रहे हो आप, पहले लाइट तो सब फोकस पे जाती है। अरे भाई नहीं जाती, जो जो बड़े एंगल पे आती है,
ये सी से मिलाओ, नॉर्मल डालो, सी से नॉर्मल, ये नॉर्मल, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, ये नॉर्मल यहां भी डाल सकते थे, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है। जो बड़े एंगल पे आती है उनको बोलते हैं मार्जिनल रेज, जो छोटे एंगल पे आती है उनको बोलते हैं पैराएक्सियल रेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो फोकल लेंथ है वो r/2 जो हम लिखते हैं वो केवल किसके लिए होती है, वो केवल पैराएक्सियल रेज के लिए होती है, वो मार्जिनल रेज के लिए r/2 से थोड़ी कम होती है। बोले सर फिर ये तो गड़बड़ हो गया, सारी लाइट ही एक जगह नहीं जा रही तो इमेज में डिफेक्ट आता होगा। आता है ना। क्या कहते हैं उस डिफेक्ट को? स्फेरिकल एबेरेशन। दो एबेरेशन हम बात करते हैं, क्रोमेटिक और स्फेरिकल। क्रोमेटिक तो तब आता है जब अलग अलग रंग के लिए अलग अलग फोकल लेंथ हो, पर मिरर में क्रोमेटिक एबेरेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी सभी कलर के लिए फोकल लेंथ सेम होती है, पर मार्जिनल के लिए जो फोकल लेंथ है पैराएक्सियल से अलग है ना, उस वजह से इमेज में एक डिफेक्ट आएगा, उस डिफेक्ट का नाम है स्फेरिकल एबेरेशन। तो मिरर में स्फेरिकल एबेरेशन क्यों आता है? कोई आपसे कहे कि मिरर में स्फेरिकल एबेरेशन क्यों आता है, क्या जवाब आएगा? तो उसका जवाब आएगा कि स्फेरिकल एबेरेशन इसलिए आता है कि मार्जिनल रेज अलग जगह जाती हैं और पैराएक्सियल रेज अलग जगह जाती है। मार्जिनल रेज के लिए और पैराएक्सियल रेज के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होता है और उसकी वजह से मिरर की इमेज में डिफेक्ट आता है। अब क्वेश्चन ये आता है हम उसको क्या करेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कैसे? एक शेप चेंज करके। ये जो स्फेरिकल मिरर लिया ना अपन ने, इसकी जगह अगर हम पैराबोलिक मिरर ले लें, कैसा? पैराबोलिक, तब सभी लाइट चाहे वो मार्जिनल हो या पैराएक्सियल हो, वो सभी लाइट एक कॉमन पॉइंट से जाती है, फिर मिरर में डिफेक्ट हट जाता है। पर उसके लिए शेप लेना पड़ता है पैराबोलिक, यानी स्फेरिकल मिरर में तो स्फेरिकल एबेरेशन आएगा ही। जो मार्जिनल रेज आएंगी उनकी फोकल लेंथ r/2 नहीं मिलेगी और उस वजह से इमेज में एक डिफेक्ट आएगा। लेकिन अगर हम मिरर को कैसा ले लें शेप में, पैराबोलिक, तो फिर ये डिफेक्ट नहीं आता। तो एक बहुत बढ़िया तरीके से हम ये काम कर पाते हैं। और इसीलिए जो आजकल बड़े बड़े टेलीस्कोप बनते हैं वो लेंस के नहीं बनाते बन। लेंस की एक समस्या है क्या? क्रोमेटिक एबेरेशन। अच्छा, लेंस में भी ये स्फेरिकल भी आता है, लेंस में उसमें भी ये मार्जिनल और पैराएक्सियल का चक्कर पड़ता है। तो लेंस में तो दो दो प्रॉब्लम है, एक तो क्रोमेटिक एबेरेशन है और स्फेरिकल एबेरेशन भी है। बोले सर वहां दूर कर लेते होंगे पैराबोलिक लगा के, बोले वहां पैराबोलिक का कंसेप्ट नहीं है। कहां पर? लेंस में। और अगर मान लो मैंने मिरर लिया तो क्रोमेटिक तो है नहीं और स्फेरिकल को ठीक कर लिया किससे? पैराबोलिक लेके, तो मेरा तो बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट बनेगा। और इसलिए तो आजकल हम जो टेलीस्कोप बनाते हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें लिखा है कैसगेरियन टेलीस्कोप। वो कैसगेरियन टेलीस्कोप में हम ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर ही तो लेते हैं काम में। तो हमें मिरर से फायदा क्या मिल गया है? आखिर हम मिरर पे गए क्यों? दिक्कत बड़ा अपर्चर रखने से मार्जिनल रेज परेशान करती थी। बड़ा अपर्चर रखना हम चाहते थे टेलीस्कोप में, बड़ा अपर्चर रखने से हमें प्रॉब्लम होती थी। क्या क्या प्रॉब्लम हुई? स्फेरिकल एबेरेशन बढ़ा, क्योंकि मार्जिनल बड़ा अपर्चर रखने से मार्जिनल रेज ज्यादा मिलने लगी। बड़ा अपर्चर हुआ तभी तो मार्जिनल ने परेशान किया। अगर ये अपर्चर छोटा होता तो मार्जिनल होती ही नहीं, फिर तो सभी पैराएक्सियल होती। पर जैसे आपने अपर्चर बढ़ाया, बोले सर अपर्चर क्यों बढ़ाया? मैं इमेज की इंटेंसिटी बढ़ाना चाहता था इसलिए अपर्चर बढ़ाया। मैं रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना चाहता था इसलिए अपर्चर बढ़ाया। पर यार मैं अपर्चर बढ़ाता हूं तो मार्जिनल रेज मेरे को परेशान करती है और मेरे को स्फेरिकल एबेरेशन देती है। तो फिर क्या इलाज किया? शेप बदल लिया। कौन सा ले लिया? पैराएक्सियल। तो उससे मैं बड़ा अपर्चर भी ले पा रहा हूं और डिफेक्ट भी नहीं आ रहा है। बड़ा अपर्चर रखने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। कौन कौन से? नुकसान भी है, फायदे भी हैं। दो फायदे कौन से हैं? इंटेंसिटी बढ़ती है और रिजॉल्विंग पावर बढ़ती है। नुकसान कौन सा है?
स्फेरिकल एब्यूरेशन बढ़ता है। इलाज क्या है? पैराबोलिक लेंस। स्टॉपर लगा करके भी करते हैं, आगे समझाऊंगा। इलाज है, पर डिफेक्ट तो है। तो बड़े अपर्चर में एक डिफेक्ट आता है, कौन सा? स्फेरिकल। क्योंकि मार्जिनल रेज भी अपना रोल प्ले करने लगती हैं, और मार्जिनल रेज की फोकल लेंथ R/2 से थोड़ी कम होने से वो इमेज में एक डिफेक्ट क्रिएट करती है, क्लैरिटी में कमजोरी लाती है। दूर किया जा सकता है बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द मिरर, टेकिंग इट पैराबोलिक। मेरे ख्याल से एक बहुत बेसिक डिस्कशन मैंने किया। तो कोई आपसे कहे कि मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? R/2। किसके लिए? पैराक्सियल। और इसीलिए तो हम कहते हैं हम पूरी हम फिजिक्स किसके लिए पढ़ रहे हैं? पैराक्सियल। हम बड़ी बातें नहीं कर रहे, हम केवल जो भी फार्मूले लिखते हैं वो सब पैराक्सियल के लिए लिखते हैं। बड़े एंगल में दिक्कत आती, डिफेक्ट्स आते। अब ये मिरर कैसा था? कॉनकेव था। अगर मैं इसका कॉन्वेक्स बनाऊं, कॉन्वेक्स मिरर कैसा आएगा? कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर किधर है इसका? यहां है। घूम रहा है नहीं, फोकस यहां आएगा, लाइट इधर से आएगी, ये इसको I = R लगा के डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा, ये यहां फोकस आएगा। तो पॉजिटिव पावर है इसकी, नेगेटिव पावर है? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इनकमिंग एनर्जी इधर से, फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पावर नेगेटिव होती है। और कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव की पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितनी होती है? R/2। क्या सभी कलर की लाइट के लिए सेम होती है? क्या मीडियम पे डिपेंड करती है? पावर लेकिन मीडियम पे डिपेंड। मेरे ख्याल से एक जनरल बात मैंने सिखाई मिरर के लिए। हमने एक बात समझी कि अपर्चर क्या है, रेडियस क्या है, पोल क्या है, पैराक्सियल रेज के लिए फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, पावर क्या है, किसकी पावर पॉजिटिव है, किसकी पावर नेगेटिव। एक जनरल बात की। कोई डाउट यहां तक? हाँ हाँ। कम होगी ना, वापस कम होगी। कोई हिस्सा ढक दोगे तो कम हो जाएगी, बड़ा किया ज्यादा हो जाएगी, कोई हिस्सा ढक दिया कम हो जाएगी। और बोले? पूरे स्फेयर की कोई पावर नहीं होती, और पूरा स्फेयर लेना भी नहीं। छोटा हिस्सा लेंगे, कर्वेचर कम होगा तभी फिजिक्स है। मतलब आपका अपर्चर बहुत ज्यादा होने के बाद तो फिजिक्स लगना ही बंद हो रही है। तो आपका जो मिरर है वो कोई ऐसा सोचो कि पूरा आधा स्फेयर ले लें और वो मिरर बन जाए, तो उसको आप मिरर नहीं कह पाएंगे फिर। वो तो बिल्कुल छोटा हिस्सा ये मिरर होता है। हाँ, और हाँ, लेकिन कहीं से भी काटो, यहां से काटो या यहां से काटो, पावर सेम होगी, फोकल लेंथ सेम आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम आएगी। पॉलिश पीछे कर दोगे कॉनकेव हो जाएगा, पॉलिश इधर कर दोगे कॉन्वेक्स हो जाएगा। ये बात है। हाँ, मैंने कहा भी था साथ में आगे बात करूंगा, तो आगे बात करूंगा ना। हाँ, मैंने मना कहा किया, पर साथ में ये भी बोला था कि नहीं बोला था, बस तो। और बोलिए। तो ये मैंने बात, अब मैं कुछ 10 मिनट मेरे पास है, मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, उसको मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में। और आप देखेंगे हम सारे सवाल 100% ऑब्जेक्टिव तरीके से कर लेंगे, पेन ही नहीं चलेंगे और आंसर आएंगे। देखिए कैसे होता है, देखेंगे। पर पहले हम जो है एक फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, ताकि वो टाइम अपने को अगले रोज उसको अपन सवालों में पूरा यूज कर पाए।
हाँ देखिए, मिरर में चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, जो रिलेशन यूज होता है 1/v प्लस 1/u 1/f। मैग्निफिकेशन होता है -v/u। इसको हम डिराइव नहीं करने जा रहे, बोर्ड में जरूरत पड़ती है, कंपटीशन में तो डायरेक्ट यूज करना है। इसको फर्दर और हम एक्सटेंड कर रहे हैं, मैं निकाल देता हूं कैसे आता है, पर आपको वो भी याद नहीं करना है, बस समझ लो। इसको अगर हम v से मल्टीप्लाई करें, v/v, v/u, v/f, तो ये हो जाएगा 1। इसको इधर लाना है, v/f -1। m होता है -v/u, तो माइनस लगाएंगे तो ऑर्डर चेंज कर, यानी मैं इसको लिख सकता हूं f -v/f। इसी से आया। ऐसे ही अगर मैं इसको u से मल्टीप्लाई करूं, u/v, u/u, u/f, ये 1 हो जाएगा। u/v आएगा u/f -1, यानी u/v होगा u -f/f। तो m आ जाएगा, माइनस भी लगाना है और उलटना भी, तो ऊपर f आएगा, नीचे ही आएगा, और माइनस कह रहा है इस ऑर्डर को चेंज करो, तो जवाब आ जाएगा f/f -u। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं, डेरिवेशन की आपको जरूरत नहीं, पर केवल निकाला इसलिए कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि कोई नया रिलेशन है, ये इसी का एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है। कौन सा मैग्निफिकेशन है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसफर से? ट्रांसफर। अब लॉन्गिट्यूडनल को भी मैं एक बार निकाल देता हूं। एफ याद है क्या कितना होता है? r/2। पी कितना होता है? -μ/f। यह हम आते हैं। एक और चीज, जैसे मिरर है, डेरिवेशन में मत जाएगा, बस रिजल्ट लिखेंगे यहां पर। ये मिरर है, मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, तो यहां से यहां गए तो क्या यू में चेंज हुआ? इस कोने से इस कोने पे आए तो क्या यू में चेंज हुआ? हाँ, यहाँ यू अलग है, यहाँ यू अलग है, तो डी यू। इसकी इमेज मान लो यहां बनी, इसकी इमेज मान लो यहां बनी, तो ये आया डी वी। यू चेंज हुआ तो वी भी चेंज हुआ। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहलाएगा डी वी इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट। बोले सर तो अपन ने ml लिखा था ना, बस मैं उसी की बात कर रहा हूं। वो कैसे आया बस समझा रहा हूं, लिखूंगा अभी भी वही, जरूरत नहीं डेरिवेशन की, पर समझ में आएगा तो ठीक रहेगा। 1/v -1/u 1/f होता है। अब हम इसको u को बदल रहे हैं, उससे v बदलेगा। इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, किसके रेस्पेक्ट में? u के रेस्पेक्ट में, u बदल रहा है, तो इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसको -1/v² dv/du। ये मैंने डिफरेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट में? इसको, इसका क्या होगा? -1/u का 1/u² du/du 1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 0। क्यों? कांस्टेंट है। क्यों? u बदलने से फोकल लेंथ नहीं बदलती। तो यहां से मिला dv/du मिला -v²/u²। और v²/u² क्या होता है? ये क्या है? m। कौन सा m? ml। ml लॉन्गिट्यूडनल रखा है। ml कितना आया? ml कितना आया बोलो? -v²/u², m²। इसीलिए हमने काम में लिया था, कल भी लिया था, पहले भी कहा था,
लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है -m²। तो यहां हमारे पास, इसको तो बस याद नहीं कुछ करना है, बस सिखाने के लिए था। ml आएगा माइनस ml लिखूंगा dv/du, ml होगा -m²। कंक्लूजन यहां डालते जाना, बस सीख लो, जरूरत नहीं डेरिवेशन की आपको, बस ये दिमाग में रखना है डिफरेंशिएशन से आया है। इसका मतलब ये तभी अप्लाई करना है जब लेंथ स्मॉल है, तभी लगाना है। डिफरेंशिएशन यही कह रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊं तो क्या dv की वैल्यू -v²/u² इंटू du आ जाएगी? du को इधर ले, मान लो इसने du डिस्टेंस ट्रेवल किया dt टाइम में, तो dv डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा? उतने ही टाइम में जितने टाइम में ये यहां से आएगा, ये यहां से यहां आएगा, dt से डिवाइड कर दो। ये कौन बना? dv/dt, इमेज वेलोसिटी। ये क्या बनी? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो इमेज वेलोसिटी आ गई -m² ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। ये ml ही तो है। इसका मतलब इमेज वेलोसिटी हुई -m² ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। तो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल चलोगे तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की -m² टाइम्स होती। किए थे कल अपन ने सवाल। और m² तो हमेशा पॉजिटिव ही होना है क्योंकि स्क्वायर है, यानी इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट चलेगी। कब? लॉन्गिट्यूडनल। तो ये मैंने ये फॉर्मुलेशन कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो कल बात करेंगे, न्यूटन्स फार्मूला। फिर इनको हेल्प लेके हम सवाल करें। तो आज यहां तक अपना काम हो गया। केवल ये फार्मूला एक तरह से अपन ने निकाल ली, डायरेक्ट भी लिख देता तो भी काम हो जाता, पर मैंने इनको निकाल के लॉन्गिट्यूडनल वगैरह बता के पूरा डिफरेंशिएट करके समझाया। आपको तो केवल ये चीज याद रखना है, आगे और हम कल बात करते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, इधर सब ठीक रहा? ऑनलाइन